नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जो जुड़ गए हमारे YouTube चैनल से। हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है रेलवे एग्जाम को फोकस करते हुए। तो आगे आने वाले जो भी आपके रेलवे एग्जाम है, जैसे कि आरपीएफ का एग्जाम है आपका, है ना, मार्च में, 2 मार्च से। और उसके बाद ग्रुप डी की बम्पर वैकेंसी है आपके सामने। एनटीपीसी का भी एग्जाम जो है आपका मार्च एंड या अप्रैल के आसपास है ना। जो मतलब डेट दे एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है, एक लमसम आइडिया दिया है कि मार्च के लास्ट में या अप्रैल के स्टार्टिंग में हो सकता है। ठीक है, अभी आरपीएफ का तो फिक्स है आपके सामने। तो रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं जो पूछे गए हैं या जो संभावित प्रश्न हैं आगे पूछे जा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। ये इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, ये 3rd क्लास है हमारी रेलवे एग्जाम को लेकर। क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। सिंपल प्रश्न है, ये पूछा गया था, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बड़ा आसान सवाल है ये, है ना, क्योंकि सभी आसान नहीं आते हैं। अब जितने प्रश्न आते हैं उसमें कुछ तो आसान मिल जाएंगे आपको। तो यहां देखो, भारतीय संविधान का जनक बी आर अंबेडकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बताओ? बी आर अंबेडकर को कहा जाता है ना। भारतीय संविधान का जनक जो है किसको कहा जाता है? बी आर अंबेडकर को। तो ध्यान देंगे, ये जो अंबेडकर हैं, ये जो अंबेडकर हैं, इनका बहुत योगदान है, इनका बहुत योगदान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके साथ डॉक्टर बी आर अंबेडकर प्रारूप समिति के प्रारूप समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। क्या बोलेंगे इसको? ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या बोलेंगे दोस्त? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो देखो भाई, जो संविधान बना 2 साल 11 महीना 18 दिन, है ना। तो जो संविधान बना लगभग 3 साल में, तो उस संविधान को बनाने में अहम रोल किसका था? संविधान सभा का, है ना। किसने बनाया? संविधान सभा ने संविधान को बनाया। इसलिए भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान सभा में कई सदस्य थे। ठीक है, सदस्यों का एक ग्रुप था संविधान सभा। अब संविधान सभा के जो टेम्परेरी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट, यानी कि अस्थाई अध्यक्ष इन्हें कहेंगे हम। ठीक है भाई। और उसके तुरंत बाद फिर परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने परमानेंट अध्यक्ष, यानी कि निर्वाचित अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष। किसके? संविधान सभा के। किसके? संविधान सभा के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान सभा का जो काम था संविधान बनाने का, पहला काम, और दूसरा काम था कि जब तक भारत में संसद ना आ जाए, काम करना शुरू ना कर दे, तब तक संविधान सभा ही कानून बनाने का काम करेगी। इसलिए संविधान सभा को मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। संविधान सभा को मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। ठीक है, संविधान सभा ने काम करना कब तक जारी रखा? तो ध्यान रखेंगे, संसद की जो प्रथम बैठक है वो 13 मई 1952 को हुई। तो 13 मई 1952 से संसद ने काम करना शुरू कर दिया। तब उससे पहले संविधान सभा ही कानून बनाने का काम करती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखें, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने शेड्यूल हैं? भारतीय संविधान में कितने शेड्यूल हैं? तो हम जानते हैं अभी 12 शेड्यूल हैं। कितने हैं? कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ये वर्तमान की स्थिति है।
ये वर्तमान की स्थिति है। और जब मूल संविधान की बात करें हम, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की, तो 8 अनुसूचियां थी। ये 8 किसमें थी? मूल संविधान में। किसमें थी ये? 8 मूल संविधान में थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां। जो शुरुआत का संविधान था, शुरुआत का संविधान यानी कि जब संविधान बना था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें कुल आर्टिकल कितने थे? कुल अनुच्छेद कितने थे उस समय? कुल अनुच्छेद कितने थे? तो कुल अनुच्छेद थे 395। कितने थे दोस्त? 395। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखें, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ राइट टू इक्वलिटी? समानता के अधिकार से संबंधित, समानता के अधिकार से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? बताओ भाई। तो समानता का अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट में आता है। समानता का अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट में आता है। तो फंडामेंटल जो राइट हैं, जो कि कितने हैं? 6 हैं। फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6। इनमें से जो पहला है फंडामेंटल राइट, वो है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी क्या है दोस्त? राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। ठीक है, 14 से 18। 14 से 18। अब इसमें जो आर्टिकल 14 है, जो आर्टिकल 14 है वो बात करता है समानता की। किसकी? समानता की बात करता है। अब यहां देखें, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमने अमेरिका से कॉन्सेप्ट फॉलो किया है, अपनाया है कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 3 में आते हैं ये फंडामेंटल राइट। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं 12 से लेकर 35 तक हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर। ये जस्टिसिएबल होते हैं यानी कि इनको लागू करवाने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। इनको लागू करवाने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। अगर किसी का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाया जा सकता है न्याय पाने के लिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इंप्लीमेंट करने की पूरी पावर रखता है, फंडामेंटल राइट्स को हाई कोर्ट भी रखता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखें, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था भाई? बताओ। तो देखो भाई, आजाद हो गया था भारत 1947 में। आजाद हो गया था भारत 1947 में। आजाद हो गया था भारत, लेकिन उसके बावजूद भी लॉर्ड माउंटबेटन, कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन ये गवर्नर जनरल बने रहे। ये गवर्नर जनरल बने रहे, आजादी के बाद भी गवर्नर जनरल बने रहे। और ये कब तक रहे? तो ये रहे जून 1948। कब तक रहे? तो जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन जो है गवर्नर जनरल बनकर रहे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अब एक और चीज देख लीजिए, शुरुआत में अगर हम बात करें जैसे कि 1707 अंग्रेज, यहां पे अंग्रेजों का जो पावर है वो थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी। ऐसे तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तब से वो काम करना शुरू कर देती है। लेकिन उसके बाद 1707 से फिर आपका 1857 ये अंग्रेजों का शासन चला। यहां पे हो जाती है रिवोल्ट, यहां पे हो जाती है रिवोल्ट। तो ध्यान देना आप, 1857 तक जो पोस्ट थी वो थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। गवर्नर जनरल ऑफ
इंडिया की ये पोस्ट थी। लेकिन जैसे ही रिवॉल्ट होती है, क्रांति होती है 1857 की, तो फिर ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है वो चेंज करके, क्योंकि क्राउन के कंट्रोल में आ जाती है पूरी पावर, तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है वो बन जाती है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये। और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ये पहले क्या हुआ करता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है, क्लियर है। तो देखो मई 1857, यहां पे देखें दिल्ली से बहादुर शाह जफर लीड करते हैं रिवोल्ट को। मेरठ से शुरू होती है ये, और मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंच जाते हैं 12 मई के आसपास, और वहां पे बहादुर शाह जफर और दिल्ली के सिपाही भी उनसे मिल जाते हैं और रिवोल्ट में समर्थन देते हैं। बाद में फिर क्या होता है, बहादुर शाह जफर जो कि 80 साल के थे, उन्हें रंगून जेल में भेज दिया जाता है जो कि म्यांमार बर्मा में थी, है ना। और जो बहुत से लीडर थे, बहुत से नेता थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, उन्हें मार दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है, कुछ भागने में कायम हो जाते हैं, है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई को जैसे मार दिया जाता है, तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर है, ग्वालियर में बनी हुई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये। आगे देखें, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो ए ओ ह्यूम ने की, है ना। तो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना हो गई इसकी 1885 में, किसके द्वारा, तो सर ए ओ ह्यूम के द्वारा, ए ओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप मुझे बता दीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये आपको कमेंट में जवाब देना है, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कब बने, बने या नहीं बने ये भी बता देना, है ना। तो कब बने या नहीं बने, तो ये कमेंट करके जरूर बताना है आपको, ठीक। आगे देखें, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव अ स्टेट ओन्ड रेलवे, भारत का वो कौन सा राज्य था जिसका खुद का रेलवे था, राज्य स्वामित्व वाली रेलवे वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था जिसका खुद का रेलवे था, तो गुजरात, केरला, महाराष्ट्र और गोवा, भाई बताओ। तो ध्यान रखना दोस्त, जो केरल राज्य था, केरल राज्य, केरल का खुद का रेलवे था, ट्रेन था, है ना। तो इसे के रेल कहते हैं, क्या, के रेल। तो केरला रेल कॉरपोरेशन, क्या, केरला रेल कॉरपोरेशन। तो ये केरल भारत का पहला राज्य था जिसका खुद का रेलवे था, ये ध्यान रखना है आपको। तो आंसर हो जाएगा क्या, केरला, केरला, ठीक है। अब केरला के बारे में एक चीज सुनी होगी आपने कि ये केरल में ही है कालीकट, कालीकट, जहां पे पहली बार जैसे यूरोपियन कंपनीज का भारत में आना शुरू हुआ, तो यूरोपियन कंपनीज की तरफ से, यूरोप से पहली कंपनी कौन सी आई, तो वो पुर्तगाली आए। कहां पर आए, पुर्तगाली आए, और ये कालीकट पर आए, कालीकट केरल, है ना। और यहाँ का राजा उस समय जमोरिन हुआ करता था, तो ये ध्यान रखना है आपको।
पुर्तगालों की तरफ से पहला व्यक्ति कौन था जो भारत आया? तो वो था वास्को डे गामा। कौन था? वास्को डे गामा। ठीक है, कब? 1498 में। कब आया? 1498 में। तो पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले हैं और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगाली हैं। सबसे लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगाली हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको। Which is the largest source of revenue for the Indian government? सबसे बड़ा, भारत सरकार के लिए सबसे बड़ा सोर्स क्या है इनकम का? सबसे ज्यादा पैसा किस सोर्स से आता है? इनकम टैक्स से, कॉर्पोरेट टैक्स से, जीएसटी से या कस्टम ड्यूटी से? तो देखो, पैसा तो सभी से आता है, लेकिन जीएसटी से सबसे ज्यादा आता है। जीएसटी से सबसे ज्यादा आता है। तो ध्यान देंगे, जीएसटी जो है 2017 में अनाउंस हुआ जीएसटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे जीएसटी। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। क्या? वस्तु एवं सेवा, वस्तु एवं सेवा कर। क्लियर? तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये जो टैक्सेशन वाला डिपार्टमेंट है, टैक्सेशन कर वाला जो विभाग है भारत में, वो किस मंत्रालय के अधीन में आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन में आता है ये, है ना। और वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। तो काफी लंबे समय से मिनिस्टर हैं ये फाइनेंस में, है ना। शुरुआत में अरुण जेटली को बनाया गया था, फिर इन्हें मौका दिया गया, फिर ये बन गए। क्लियर? तो निर्मला सीतारमण। अभी देखें, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो ध्यान रखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिस कितनी लेंथ है इसकी? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर भारत में इसकी लेंथ है। अब देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ब्रह्मपुत्र की हम बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात करें, तो ये जो है चीन के तिब्बत से निकलती है। चीन के तिब्बत से निकलती है ना। और वहां पे ब्रह्मपुत्र को चाइना में क्या कहते हैं? सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो। अब इंडिया में ये प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते। कहां से? अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है और नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। भारत में इसकी ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है? ओवरऑल कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। कितनी? 2900 किलोमीटर। लेकिन भारत में कितनी है? 1800। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इंडिया की जो सबसे बड़ी रिवर है, लॉन्गेस्ट, वो 2525 किलोमीटर की है और वो है गंगा नदी। क्या है? गंगा नदी। तो कहां से? भागीरथी से निकलती है और कहां मिल जाती है, ये कमेंट करके आप बताएं। ठीक। किस राज्य को पंच नदियों का भूमि कहा जाता है? किस स्टेट को? विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? 5 नदियों की राज्य, 5 नदियां हैं जिस राज्य में, उसे क्या कहते हैं? पंजाब। क्या कहते हैं भाई? पंजाब कहते हैं। क्या? तो पंजाब जो है, इसमें 5 नदियां हैं, ब्यास, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज। ब्यास, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज। तो ब्यास, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज। ब्यास, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज। तो 5 नदियों की भूमि पंजाब है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं हम पंजाब की अगर बात हो रही है, पंजाब की अगर बात हो रही है तो ध्यान देंगे पंजाब में मुख्यमंत्री कौन है, पंजाब में मुख्यमंत्री कौन है, तो पंजाब में मुख्यमंत्री है जी भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान। किस पार्टी की सरकार है? तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब की कैपिटल हमें पता ही है अच्छे से, पंजाब की कैपिटल और हरियाणा की कैपिटल एक ही है, चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। ठीक है। पंजाब का हाई कोर्ट कहां पर है? पंजाब का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है, क्योंकि पंजाब का जो हाई कोर्ट है वही हरियाणा का हाई कोर्ट है, वही चंडीगढ़ का हाई कोर्ट है। ठीक है। आपको बताना है पंजाब के राज्यपाल का नाम बता दीजिए। पंजाब के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, गवर्नर कौन है पंजाब के, उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता दीजिए। ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। बताओ भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताओ। तो देखो, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। कितना क्षेत्रफल है इसका? तो 342,239 वर्ग किलोमीटर। कितना? स्क्वायर किलोमीटर। ये है आपका राजस्थान का। ठीक है। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यूपी, यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री योगी, है ना, और अभी महाकुंभ का आयोजन यूपी में है। ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें, एमपी की, तो एमपी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। ठीक है। अभी मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट समिट हो रही है, इन्वेस्ट समिट हो रही है निवेश को बढ़ावा देने के लिए 24 फरवरी से, 24 फरवरी से होगी भोपाल में, 24 फरवरी से होगी भोपाल में। कोई भी व्यक्ति इस पर रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो investmp.in इस पर जाकर विजिट कर सकता है। ठीक। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। और भजनलाल शर्मा, कौन है यहां? भजनलाल शर्मा। महाराष्ट्र की बात करें हम तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार। ठीक है। अभी आपको ध्यान रखना है, एक प्रश्न पूछा था पिछली क्लास में, हमने डिस्कस किया था, एक पिंक अलार्म सिस्टम किसी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। पिंक अलार्म सिस्टम वुमेन सेफ्टी के लिए हॉस्पिटल्स में और वर्किंग प्लेस पर। तो वो किस स्टेट ने अनाउंस किया है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। आप जो है इसे कमेंट करके बताइए, आप जो है इसको कमेंट करके बताइए। ठीक है। अब देखिए कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है। क्या है वो? तो देख पा रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं सर सैयद अहमद खां के बारे में। सर सैयद अहमद खां के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इतिहास से ये चीज ली गई हैं आपकी। तो जन्म सर सैयद अहमद खां का 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में होता है। ठीक। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के समय ये कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय सर सैयद अहमद खां
ब्रिटिशर्स के साथ ही, यानी कि कंपनी की जो जुडिशियल सर्विस थी उसमें काम कर रहे थे। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने तथा मुस्लिम समाज में कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, रिफॉर्म्स लाए। 1857 के विद्रोह पर असमान ए बगावत ए हिब नामक पुस्तक लिखी इन्होंने। ठीक है, ये ध्यान रखना, पुस्तक पूछी जाती है आपकी, खासकर रेलवे एग्जाम में बहुत पुस्तक आती हैं। 1864 में इन्होंने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका कार्यालय बाद में अलीगढ़ ट्रांसफर कर दिया गया। सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में बनारस के राजा शिव प्रसाद सिवार ए हिंद के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियार्की एसोसिएशन इसका शुरुआत की। सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम से पीरी मुरीदी की प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किया। इन्होंने कुरान पर टीका भी लिखी, कुरान पर टीका लिखी। ठीक है, शॉर्ट। यहां देखिए एनी बेसेंट, एनी बेसेंट के बारे में है अगला। तो एनी बेसेंट का जन्म लंदन में होता है। शुरुआत में इनकी धर्म में प्रगाढ़ आस्था थी, धर्म में विश्वास था शुरुआत में। बाद में थियोसॉफी के विचारों से प्रभावित हुई और इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, 1893 में बात करें तो इन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भी प्रतिभाग लिया। 1893 में शिकागो जो धर्म सम्मेलन हुआ था उनमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। बाद में इन्होंने 1893 में भारत का रुख किया और भारत को थियोसॉफी की गतिविधियों का केंद्र बनाया। 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। अब देखो, इसी क्लास में मैंने सवाल पूछा था आपसे, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो वो है 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। क्लियर है? क्लियर है सारी चीजें? आई होप चीजें क्लियर हैं, समझ में आ गई। तो ऐसे ही क्लास में जुड़े रहिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे और स्टूडेंट जुड़े और उनको उनके काम की जो जानकारी है, काम की जो चीजें हैं वो इस क्लास में मिल पाए। तो बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।